रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, कहाँ गया ये देखो दोस्त, तो गंदा सा सवाल है, इसको करेंगे कैसे? करते हैं तो सही करते हैं, नहीं तो नहीं करते। बहुत बढ़िया, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी आपकी। इसी वजह से एग्जाम में पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाते। इसको किया कैसे जाएगा? 15 मीटर मीटर ये सेंटीमीटर, ये क्या मतलब 9.2? अरे वो ऐसा है, 15 मीटर और 17 साइड। अभी आप इसको छोड़ दो, नहीं तो आप परेशान हो गए फालतू में खामखा। मैं इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। हाँ, ये वाला कर दो, ये वाला कर दीजिए आप। 66 मीटर लंबे तथा 48 मीटर चौड़े कमरे फर्श पर बराबर वर्गाकार टाइलें, कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी आपको बताना है। क्वेश्चन क्या लिख लिया था? अरे ठीक है, अभी करवा देंगे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे इस सवाल को किया जाएगा। आपके पास एक फर्श है, सर एक, ऑप्शन बी। ठीक है बिल्कुल ठीक है। आपके पास क्या है, एक फर्श है, इस प्रकार से फर्श है, ये देखिए दोस्त। और इसमें कहना चाह रहा है 66 मीटर लंबा है, मतलब इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 66 मीटर है। और चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई कितनी है, 48 मीटर है। ऐसी कुछ है दोस्त। अब आपको क्या करनी है, टाइल्स लगानी। और टाइल्स जो होंगी उनकी क्या होगी, इक्वल इक्वल साइज की होंगी। ऐसा नहीं कि टाइल्स छोटी बड़ी होगी, नहीं, आपको इक्वल साइज की टाइल्स लगानी है। इस प्रकार से आप टाइल्स लगाएंगे, सारी की सारी वर्गाकार, कैसी वर्गाकार लगाना है। अच्छा, वर्गाकार लगाने का मतलब क्या है, स्क्वायर फॉर्म में लगाने का मतलब क्या है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, क्योंकि स्क्वायर की क्या होती है, लंबाई चौड़ाई बराबर बराबर होती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस प्रकार से टाइल्स आप लगाते जाएंगे, तो आपको यही बताना है कि कितनी टाइल्स लग जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये निकालें कि टाइल्स की साइज क्या होगी। पहले हम क्या कोशिश करेंगे, ये निकालने की हम कोशिश करेंगे कि टाइल्स की साइज क्या होगी। अगर टाइल्स के हमारे पास साइज आ गई तो फिर हम निकाल पाएंगे। तो टाइल्स की साइज कैसे पता चलेगी, टाइल्स की साइज साइज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? आपको क्या करना पड़ेगा, 66 और 48 का एचसीएफ लेना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगी, टाइल्स की साइज आएगी। एक टाइल्स की क्या आ जाएगी, वहां से साइज आ जाएगी। तो मुझे बताओ 66 और 48 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों। इन दोनों का सबसे पहले आप अंतर, 6। 6 हो जाएगा। देखो आपने देखा 18 तो डिफरेंस आ गया। अब 2 से करेंगे तो 9 तो आएगा नहीं, 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। 18 से तो कट नहीं रहा था, 6 देखा, 6 इससे भी कट रहा है, 6 इससे भी कट रहा है। तो एचसीएफ 6 आ गया, एचसीएफ 6 आ गया। अब एचसीएफ 6 आने का मतलब क्या है, एचसीएफ 6 आने का मतलब यह है कि आपके पास जो टाइल्स है, जो टाइल्स आ रही है, उसकी साइज क्या होगी, 6 होगी। मतलब 6 उसकी लंबाई होगी, 6 चौड़ाई होगी। क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में हमारे स्क्वायर वर्ग क्या होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो 6 6 की आपके पास ये हो गई। अब मुझे एक बताओ, आपको तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, मतलब टाइल्स की संख्या निकालना है। नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, टाइल्स की संख्या बताना है। तो टाइल्स की संख्या बताने के लिए हम करेंगे क्या, पूरे एरिया में से, पूरे एरिया में से, मतलब ये जो पूरा एरिया है ये फर्श का, ये पूरे एरिया में से अगर मैं एक टाइल्स का भाग लगा दूं, एक टाइल्स के एरिया क्षेत्रफल का भाग लगा दूं, पूरे क्षेत्रफल में से अगर एक वर्ग के क्षेत्रफल का मैं भाग लगा देता हूं, तो क्या मेरे पास संख्याएं आ जाएंगी। देखो कैसे आएंगी। पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा मुझे बताओ, ये आयताकार है, रेक्टेंगल है एक प्रकार से। और रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 66 इंटू 48। और ये स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, मतलब ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6। तो आप देख लो 6 से कितनी बार कटेगा, 8 बार। और 6 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 11 बार। तो 11 8 क्या हो जाएगा, 88, 88। तो 88 टाइल्स लग जाएंगे, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? हमने क्या निकाला, सबसे पहले जो टाइल्स आ रही थी उसकी हमने साइज निकाल ली। ठीक है, सबसे पहले हमने उसकी साइज निकाली। साइज निकालने से हमें बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि साइज अकेला तो आपको निकालना नहीं।
फिर आपको संख्या भी निकालनी, तो संख्या निकालने के लिए क्या करा हमने, पूरे के क्षेत्रफल में से एक का क्षेत्रफल का डिवाइड कर दिया। देखो जैसे ये इतना घेर रहा होगा, पूरे में से इतने का निकाल दिया, तो बस ऐसी ऐसी तो सारी सेम ही तो है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी, संख्या आ जाती है। समझ रहे केडू बाबू? अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आप कर पाओगे। ये वाला सवाल आप खुद से ही ट्राई करना। इस वाले सवाल में है क्या, इन्होंने ऐसा गंदा बना दिया। गंदा बनाने का मतलब ये कि उन्होंने क्या कर दिया, 15 मीटर भी दे दिया और 17 सेंटीमीटर भी दे दिया। मतलब अगर मैं इसको ठीक ठाक लिखूं तो आप इसको कहेंगे 1517 मीटर है। खुद आप ट्राई करना, मैं नहीं बताऊंगा। 1517 मीटर है ये, है। 15 मीटर का मतलब क्या होता है, 1500 मीटर। अगर सेंटीमीटर बदल दूं, 15 सेंटीमीटर, और ये 17 सेंटीमीटर, ये तो 1517 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। सेम मुझे बताओ, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसको मैं 902 सेंटीमीटर कह सकता हूँ, हाँ कि ना? इसको हम कह सकते हैं 902 सेंटीमीटर। अब आप इसका क्या करना, HCF निकाल देना, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। HCF से आपको क्या आ जाएगी, साइज आ जाएगी, और फिर पूरे के क्षेत्रफल में से इसको आप भाग लगा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका होमवर्क में ही ट्राई करना आप। इसके ऑप्शंस तो बड़े ही लग रहे हैं। हाँ, बड़े ही रहेंगे ऑप्शन। तो एलसीएम ले ली, नहीं, क्यों ले लो, ऑप्शंस बड़े। बात करते हैं आप। चलिए अब मैं काम की बात बताता हूँ। ये रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिश्ता है, इसकी हम बात कर लेते हैं कि क्या रिश्ता होगा एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। इसकी हम बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे आसान और छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, हाँ ठीक है, पवित्र रिश्ता है एलसीएम एचसीएफ में, बिल्कुल है। देखिए कैसे है, अभी आप बता समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 12, मैंने एक संख्या लिख दी 12, 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 4 तिया 12। 4 तिया 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 3। 12 के गुणनखंड ऐसे ही होंगे। दूसरी संख्या मैं लेना चाह रहा हूँ आपसे 16। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2। यही ले सकते हो, पक्का? अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे, अगर आप इसका एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम क्या आ जाएगा, या आप इतनी बात भी छोड़ो, आप मुझे डायरेक्ट बताओ 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। 48। 48 होगा, बोलो। 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 48 होगा। दूसरी बात मुझे बताओ, इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, 4। 4 हो जाएगा। अब 4। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप 12 का 16 में गुणा करते हो तो क्या आ रहा है, और 48 का 4 में गुणा कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, बताइए। अगर मैं 12 का 16 में गुणा करता हूँ और 48 का 4 में गुणा करता हूँ तो दोनों में सेम आ रहा है क्या, 192। 190। यहाँ से भी 192 मिल रहा है और यहाँ से भी क्या मिल रहा है, 192। 192। केडी बाबू, 16 दूनी 32, 2 3 आ गया, 16 कम 16 और 3 19, 192 192 दोनों तरफ आ गया। तो मतलब मुझे क्या बात पता चली, अगर मैं दो संख्याओं का गुणा करता हूँ, दो संख्याओं का गुणा कर दिए 12 और 16, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, समझना बात को, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 12 और 16, इनका मैंने गुणा कर दिया, ये बराबर होगा इनके एलसीएम, मतलब 12 16 का एलसीएम 48, और इनका एचसीएफ मतलब 4। समझ रहे बात को? हाँ, हाँ यही होता है। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इस बात को आप ऐसे लिखेंगे दोस्त, दो संख्याएं अगर आपके पास कहीं भी आपको दे दे, दो संख्या मान लीजिए आपको दे दी, ए और बी दो संख्याएं दे दी, ठीक है, तो आप कहेंगे दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा, दो संख्याओं का गुणनफल होगा, वो बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, ये बात आप नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के। अब पता है इस पे सवाल क्या आता है, दो संख्याओं का आपका एलसीएम दे देगा, दो संख्याओं का आपको एचसीएफ दे देगा, और एक संख्या देके दूसरी पूछ लेगा। समझ रहे बात को? तो ऐसी कुछ पूछा जाएगा। तो पूछूं मैं आपसे सवाल, ये बिटवीन को VTW लिखते हैं ना शॉर्ट में, है? ठीक है। दो संख्याओं का मासा 16 है, उनका लासा 160 है, यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। इसको आप करके बता सकते हो क्या? सर ऑप्शन बी। ओके, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। वेरी गुड, बी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए सवाल क्या था, दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया हमें 16, एचसीएफ बराबर हमें दे दिया 16, और दो संख्याओं का एलसीएम भी दे दिया हमें 160। सवाल आता है इसमें, एलसीएम दे दिया 160, एक संख्या दे दी 32, मतलब ए बराबर आपको दे दिया 32,
और दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही बी बराबर, आपको पूछा जा रहा है कि बी बराबर बताओ क्या होगा। ठीक है, इसका मुंह टेढ़ा हो गया कल के बाद, क्योंकि किसने चांद को नहीं देखा था, तो बी टेढ़ा हो गया। अब क्या है कि ए इंटू बी बराबर क्या होगा, उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के। और आपको पता है ए बराबर कितना है 32, बी बराबर नहीं पता, एलसीएम कितना है 160 और एचसीएफ कितना है 16। 16 दूनी 32, 2 के साथ कितना 80, तो बी बराबर कितना आ गया 80। बताइए, बहुत आसान था, तो ये बी हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, आपको मजा आया होगा। ठीक है, हर चैप्टर में हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आसान भी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं, तो हमको घबराना नहीं है, कैसी भी परिस्थिति हो हमें तो कर जाना है बस। ये सवाल आप देखें, क्या इसका आप उत्तर नहीं बता पाएंगे? कोरिया का बच्चा भी मौखिक उत्तर बता देगा इसका। सर ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन। जब तक मैं देख सी लेता, ऑप्शन। आप इसका उत्तर बताओ जब तक मैं देख लेता हूँ ये क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया, जो बाइडेन को 6 और चाहिए तो जीत जाएंगे। ट्रंप तो गया, आपको दिख रहा था 144 दूनी 288 और 2 से काट दो 432, कोई रोक सकता था नहीं, लेकिन हमें तो प्रॉपर करना है, सजा के करना है। सजा के कैसे करेंगे, देखिए ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है दोस्तों। एक संख्या आपको दे दी 288 और दूसरी वाले बी आपसे पूछ रहा है एलसीएम आपके पास है 864 और एचसीएफ आपको दिया 144। 144 दूनी होता है 288 और 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो बी बराबर 432। ठीक है, चाहे आप सजा के कर लो या डायरेक्ट कर लो, उत्तर नहीं बदलेगा। सी सी, बहुत बढ़िया, सभी का सी उत्तर आ गया। ठीक है साहब, आगे चले कि इसकी काउंटिंग में 2 दिन तो लग गए, अभी भी नहीं हुई। अपने इधर तो एक ही दिन में हो जाता है हैं? इसका बताइए, इलेक्ट्रोल 264 214। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जी, अरे ये तो सेम ही सवाल हो गया। ऑप्शन सी। ठीक है, सी आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। देखिए क्या करना था आपको, 25 कितना होता है? 25, 25 नंबर 225 होता है, 25 नंबर 225 और 9 पन्ना 45, खत्म। सजा के भी कर लीजिए आप। पहली संख्या 25 है, दूसरी आपसे पूछी जा रही है बी बराबर एलसीएम है 225 और एचसीएफ कितना है 5। 25 से कटेगा 9 बार और 9 पन्ना 45, मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई 45। ठीक है साहब, समझो। अच्छा एक चीज मैं और कह रहा हूँ, जो आपकी जो आदत रहती है ना ऐसे, जैसे उत्तर आ गया बी बराबर, कोई किसी की आदत होती है ऐसे गोल करने की, किसी की आदत होती है ऐसी, ये आदत मिटा लेना एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका बहुत मन मचलेगा कि मैं इसको ऐसे बॉक्स कर लूँ, फालतू समय खराब होगा 2-3 सेकंड का, होता है। किसी किसी का उत्तर आ जाता है तो वो ऐसे नीचे 2 डंडी खींच लेते हैं, वहां भी खींचेंगे 2 सेकंड बर्बाद ही है और कुछ नहीं है। तो वहां आपको जितना कम से कम लिखना पड़े वैसे ही आपको करना है। खैर वो तो जब एग्जाम आपका आएगा तब मैं बताऊंगा। अब इस सवाल का देखते हैं कौन उत्तर बता पाता है वही, सब कुछ वही है, पर उत्तर कौन बताएगा, बात तो ये है। इस सवाल का जो उत्तर बताएगा वही कहलाएगा विजेता। सर ऑप्शन ए। ओके, अंजू ने बताया, ठीक है, और देखते हैं। ऑप्शन बी। बी, क्वेश्चन वही है या बदल गया? अब इसमें क्या है, संख्याएं नहीं थी, अब आपको संख्याएं खुद सोचना पड़ेगा।
कुछ तो बदलेगा एग्जामिनर। तो वो तो संख्या तो 100 ही आएगी ना, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में तो एक ही है, क्योंकि 25 का हम ऐसे लगा सकते हैं। ऑप्शन बी। हेलो। दो ने 91 मार्क करा और एक 78। सर ऑप्शन बी आएगा। बी आएगा, ठीक है। अंजू ने अपना आंसर चेंज करा है, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर लोग 91 को मार्क करें, मतलब 91 ही ठीक होगा। है क्या इस सवाल में? हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, मतलब 13 इंटू 455। अब होता क्या था, आसान बात क्या होती थी, हमें एक संख्या दे के दूसरी पूछ लेता था। तो ये सवाल तो क्या बच्चों वाला नहीं हो गया था जिसमें आप हीरो बन रहे थे? बताओ। अब यहाँ पर मुसीबत क्या होगी केडी बाबू, यहाँ मुसीबत क्या होगी, हमें दोनों ही संख्याएं नहीं दी। तो अब क्या किया जाए? अब आपको संख्या मन से सोचना पड़ेगा। या मुझे लगता है मैंने इस सवाल को करने के लिए एक बात आपको नहीं बताई, पहले मैं वो बात बता देता हूँ। पहले मैं एक बात बताता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा ये डायरेक्ट हो जाएगा। पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, वो एक आपको नोट बना के लिखना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक नोट बना के आप लिखिए, फिर आप बता पाएंगे इसको। बाकी जिन्होंने पहले करा होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाए। मैं कहना ही चाह रहा हूँ केडी बाबू, फिर रुक जाओ यार। मैं कहना ही चाह रहा हूँ, जैसे दो संख्याएं 20 और 25 हैं, दो संख्याएं क्या है 20 और 25 हैं, इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ क्या होगा 20 25 का? 5। 5 होगा। 5। ठीक है, तो क्या मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 4, 5 गुणा 4, और 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5? या 25 ना लेके आप 30 ले लो, 25 लेके आप क्या कर लो 30 लिख दो। तो इसको आप 5 इंटू 6 लिख दोगे, इसका फिर 10 हो जाएगा। सॉरी एक एक सेकंड चेंज करता हूँ। 10 हो हाँ 10 हो जाएगा। जाएगा, मैं चेंज करता हूँ, रुको। जो मैं बनाना चाह रहा था वो नहीं बन पाया था। 15 और 20 ले लेते हैं, 15 और 20 ले लेते हैं। तो आप कहेंगे 15 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 3, और 20 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4। इनका एचसीएफ क्या है? 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा। बोलो, 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? हाँ 5 होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इनका एचसीएफ 5 है, अगर इनका एचसीएफ 5 है, तो क्या 5 के अलावा इनमें कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉमन होता तो वो एचसीएफ में आ गया होता। एचसीएफ होता ही कॉमन है, समझ रहे हो बात को? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ तो होता ही कॉमन है। और जब अगर इसमें कुछ और कॉमन होता तो वो तो उसमें आ गया होता। अब जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो फिर आएगा नहीं। जैसे मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना। इनका एचसीएफ 5 था, मतलब 5, और ये 5 आ गया। अब मैं जो जानना चाह रहा हूँ, तीनों चार में कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा तीनों चार में कुछ कॉमन, क्योंकि अगर कॉमन होता 3 4 में कुछ, तो वो तो इस एचसीएफ में आ गया होता। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 5 है, तो मैं क्या उस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ 5a और 5b? इस फॉर्म में होंगी संख्याएं? बताओ, लिखा जा सकता है क्या? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है तो हम कहेंगे संख्याएं क्या हो सकती, या तो 5a होगी या फिर 5b होगी। और जहां पर a और b में कुछ कॉमन नहीं होगा, समझ रहे हो? 5a 5b तो होंगी, पर a और b में कुछ कॉमन नहीं होगा। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ a और b को प्राइम होंगे, सहअभाज्य संख्या होंगी ए और बी, क्योंकि ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब उनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, समझ आ रही बात? मतलब मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो। अगर मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, दो संख्या एक्स और वाई है, दो संख्या आपके पास क्या है एक्स और वाई है, और उनका एचसीएफ अगर एच है, दो संख्या एक्स वाई है, उनका एचसीएफ अगर एच है, तो संख्याएं क्या होगी? एच एक्स और एच वाई होंगी। बताओ, तो संख्या क्या होंगी? एच एक्स, हाँ एच एक्स और एच वाई होंगी, जहां पर एक्स और वाई कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। एक्स और वाई क्या होंगे? को प्राइम होंगे, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो आप एक नोट बना के लिखिए सुंदर सा, बापूजी की तस्वीर के साथ। आप एक नोट बना के लिखें, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज एच, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज एच, कैपिटल एच, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, then number can be, then number can be, तो संख्याएं
देन नंबर कैन बी HX एंड HY, तो संख्याएं HX और HY होंगी। देन नंबर कैन बी HX एंड HY, तो संख्याएं HX और HY होंगी। जहां X और Y वेयर X एंड Y आर को प्राइम नंबर, को प्राइम ना कह के आप रिलेटिवली प्राइम कह लो, ठीक है, को प्राइम ही आप लिख लो, वेयर X एंड Y आर को प्राइम नंबर, जहां X और Y सह अभाज्य संख्याएं होंगी, जहां X और Y सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है बाबूजी, बात समझ आ गई। दो संख्याओं का HCF अगर H है तो संख्या या तो HX होगी या HY होगी। जैसे मैं कहना ही चाह रहा हूँ, अगर दो संख्याओं का HCF आपको कह दे 7 है, तो आप कहोगे संख्या क्या हो सकती हैं, 7 होंगी और 7 भी होंगी, यही कह सकते हैं आप। अब इस सवाल पे आते हैं, अब वापस इस सवाल पे आते हैं। आपको क्या पता है, आपको एक बात पता है, अगर दो संख्याओं को मैं A और B, दो संख्या क्या मानोगे, यहाँ पर आपको HCF क्या दे दिया 13, HCF क्या दे दिया 13 दे दिया, तो आप कहोगे संख्या क्या होंगी, 13A और 13B हो सकती है, एक तो 13A और एक 13B, मेरा कुछ नहीं, 13A और 13B, ठीक है, संख्या यही होगी, क्योंकि दो संख्याएं जो दी हैं उनका HCF 13 है, इसका मतलब संख्या क्या होगी, या तो 13A होगी या 13B होगी। 13A को मैं X बोल दे रहा हूँ और 13B को मैं Y बोल दे रहा हूँ, ये दो संख्या होंगे। तो X की वैल्यू आपके पास है 13A और Y की वैल्यू आपके पास क्या है 13B। अब आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल, क्या बात पता है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब X इंटू वाई बराबर होता है उनके एलसीएम इंटू HCF के गुणनफल के, ये बात भी आपको पता है। X कितना है 13A और Y कितना है दोस्त 13B, Y कितना है 13B बराबर एलसीएम कितना है आपके पास 455 और HCF कितना है 13। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपके पास क्या X और Y कुछ आएगा, बोलो कुछ आएगा। आप बोलोगे पहली बात ये 13 से 13 खत्म हो जाएगा, और 13 से अगर मैं काटूंगा तो 13 तिया 39 6 बच जाएगा, 13 पना 65, मतलब A इंटू वी की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई, ए और बी की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई। अब मुझे बताओ ए और बी को आप क्या क्या ले सकते हो, ए और बी की जगह आप क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है लेने के लिए, उनके बीच में कुछ कॉमन ही होना चाहिए, याद रखना आप। ए और बी आपको ऐसा लिखना है कि उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, उनका HCF 1 हो, तो आप हाँ एक पहली बात तो 5 आपके दिमाग में 7 मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बात तो आपके दिमाग में आएगी कि आप 1 और 35 भी तो ले सकते हो, 1 और 35 भी लिया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा आपके दिमाग में आ रहा है कि 7 और 5, ठीक है, 7 और 5, इसके अलावा क्या कुछ और ले सकते हो, नहीं ले सकते, मतलब ए को या तो आप 1 ले लो, बी को 35 ले लो, या फिर आप ए को 7 ले लो, बी को क्या ले लो 5 ले लो, आगे पीछे आप चेंज कर सकते हो, जैसे बी को 35 ले लो, ए को 1, बात एक ही है, चाहे आप आपकी बीबी के बगल में खड़े या बीबी आपके बगल में खड़ी, जोड़ा एक ही कहलाएगा, ठीक है। तो फिर मुझे बताइए संख्या क्या होगी, x बराबर 13A, अगर मैं ए को 1 ले लेता हूँ, ए को अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो 13 इंटू ए मतलब 1 बराबर कितना आ गया 13, y कितना आ जाएगा दोस्त फिर 13 इंटू 35, 13 इंटू 35 जो भी आएगा वट एवर, उससे मतलब नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, सवाल में एक हमें कंडीशन दी गई थी, कंडीशन हमें दी गई थी कि एक संख्या 75 और 125 के बीच में है। कंडीशन क्या दी गई थी केडी बाबू, कि एक संख्या 75 और 125 के बीच में है। क्या अगर मैं 1 और 35 वाले ले रहा हूं, ए को अगर 1 मानो बी को 35 मानो, तो क्या दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या 75 125 के बीच में आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं। मतलब ये वाला पेयर हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। समझ रहे हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप रिजेक्ट कब हुए हो। तो ये 75 और 125 के बीच में नहीं आ रहा, इसलिए ये वाला पेयर हम नहीं ले सकते, 1 और 35 तो क्या रिजेक्ट। आपने डायरेक्ट 7 और 5 लिया होगा मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी आपको सिखाना था कि आगे चल के सवाल ऐसा भी बन सकता है। तो 1 और 35 क्यों गलत हुआ, क्या आप समझ पाए हो, क्योंकि सवाल में कंडीशन थी कि एक संख्या 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए। जब हमने ए को 1 और बी को 35 लिया तो संख्या एक तो बन रही 13 और दूसरी कुछ और आ रही, बहुत बड़ी संख्या आ रही, तो दोनों 75 125 के बीच की नहीं आ रही, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। डन हो गई बात। अब दूसरे पे आते हैं, इसको हटाता हूं, अब मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूं। एक जैसे ही रिजेक्ट हो जाता है तो दूसरा ऑप्शन खुलता ही, हर चीज के दो रास्ते होते हैं। तो अब आपने ए को 7 ले लिया, तो आप कहोगे संख्या x बराबर थी 13 मतलब 13 इंटू 7, और दूसरी संख्या क्या थी y बराबर 13 इंटू 5, यही होगी, बोलो। तो आप कहोगे 13 सत्य क्या हो गए, एक संख्या तो हो गई 91 और दूसरी संख्या क्या हो गई 13 पन्ना 65। समझ रहे बात को। अब मुझे बताओ दोनों संख्याओं में से क्या एक 75 और 125 के बीच में है ना, 91 तो आ रहा है बीच में, बताओ 91 क्या 75 125 के बीच में आता है, हाँ आता है। आपसे वही संख्या पूछी थी कि वही संख्या बताओ जो इसके बीच की है,
तो बीच की यही है 91, तो 91 आंसर है। समझ रहे हैं? अगर दूसरी संख्या पूछा जाता है कि दूसरी बताओ तो हम 65 बोलते हैं, या वो छोटी बड़ी संख्या भी बोल सकते थे कि छोटी संख्या बताओ या फिर बड़ी संख्या बताओ। फिलहाल हमसे पूछा गया था कि 75 और 120 की संख्या बताओ, तो हमने 91 को मार्क करा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ये बात आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ये वाली बात कि ये रिजेक्ट क्यों हुआ। ठीक है, भले ही क्वेश्चन में टाइम लग गया, पर मैं शायद आपको बता पाया हूँ। इफ़ एनी टाइप की दिक्कत, तकलीफ, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे फिर पूछें, मैं फिर बताऊंगा। सर एक बार और बता दीजिए। एक बार बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ मैं। देखो, जहाँ तक आपको बात समझ आई होगी वहाँ तक मैं इरेज करता हूँ, जहाँ से नहीं समझ आई होगी मैं वहाँ से फिर समझाता हूँ। देखिए, ये मिटा दिया मैंने बहुत प्यार से। देखें सर, मैं कहना चाह रहा हूँ एक्स की जगह आप क्या ले सकते हो, 13a, 13a आप लोगे, और वाई की जगह आप लोगे 13v। एलसीएम कितना है दोस्त, 455, और एचसीएफ कितना है 13। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर आपने 13 से 13 को काटा, वो कट गया होगा, फिर 13 से काटा होगा, यहाँ क्या आ गया होगा 35, मतलब a इंटू बी बराबर 35। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, अब हमें आपको माइंड में एक बात ये सोचनी, आपको क्या बात सोचनी है कि मैं ऐसी कौन सी दो संख्या ले लूँ जिनको कि गुणा करूँ तो 35 आए। ऐसी दो संख्या हम क्या ले सकते हैं जिनको कि हम गुणा करें 35 आए। तो आपने कहा गुरुजी एक काम करिए, आप 35 इंटू 1 कर दो। 35 और 1 ले लूंगा तो भी क्या आएगा, 35 आएगा। या तो फिर आप दूसरा क्या ले सकते हो, 7 इंटू 5 ले सकते हो। बस यही दो पॉसिबिलिटी हैं, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं बनी। या तो 35 1 ले लो या 7 5 ले लो। ठीक है, पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि एक संख्या आपको 75 और 125 के बीच में रखनी है। एक कंडीशन ये भी ध्यान रखना है कि संख्या, एक संख्या दोनों में से कम एक संख्या 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू 35 ले ली और बी की वैल्यू 1 ले ली, तो संख्या क्या थी हमारी, 13 ए और 13 बी थी, मतलब 13 13 तो हो गई दोनों में, कोई दिक्कत नहीं। ए की जगह अगर आप 35 रखते हो और बी की जगह अगर आप 1 रखते हो तो 13 इंटू 1, ये तो आ गया 13, ये कितना जाएगा 13 पन्ना 65 5 कैरी 6, 13 3 39 और 6 45। तो मुझे एक बात बताओ, एक संख्या आपको 75 और 125 के बीच में चाहिए थी। अगर मैं 35 और 1 ले रहा हूँ तो ना तो ये इसके बीच में आ रही, ना ये उन दोनों के बीच में आ रही। जब उन दोनों के बीच में आ ही नहीं रहे, इसका मतलब ये वाला पेयर तो हमने गलत ले लिया। ठीक है, ये वाला पेयर हमने गलत ले लिया। जब ये वाला पेयर हमने गलत लिया तो फिर हम इसको हटाएंगे। जो भी गलती हो जाती हमसे, या तो हम माफी मांगते या फिर हम क्या कर देते। ठीक है, जो भी है, अब आ ही नहीं रहा कुछ। अब दूसरी बात आप देखो, अगर आप ए को 7 ले लेते हो तो ये 7 और ये क्या हो गया 5, तो 13 सत्ते क्या हो गया 91 और 13 पन्ना क्या हो गया 65। अब आपने देखा 75 125 के बीच की एक संख्या चाहिए थी, तो आगे 91 इनके बीच की, यही पूछ रहा था, तो 91 हमारा आंसर है। समझ गए अभी बात को आप? अब आप समझ गए होंगे शायद। और सवाल और है इसी जैसे मेरे पास, मैं देखता हूँ है या नहीं। ये तो नहीं है, अच्छा मैं ही पूछता हूँ, रुको एक सवाल फिर आपसे। मैं लिखवा देता हूँ, लिखिए, दो संख्याओं का HCF 17 है। दो संख्याओं का HCF, पूरा डिटेल में क्या लिखना, आप ऐसे लिख लो, HCF बराबर आप लिख लो 17, और LCM बराबर आप लिख दीजिए 408। LCM कितना है 408। HCF जो है महत्तम समापवर्तक जो है 17 है और लघुत्तम समापवर्त है 408। तो आपको बताना है ऐसी संख्याओं के कितने मान संभव हैं। ऐसी संख्याओं के कितने मान संभव हैं, मतलब हाउ मैनी नंबर्स आर पॉसिबल फॉर सच टाइप्स। ऐसी संख्याओं के कितने मान संभव हैं, हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर सच टाइप्स। ऐसी संख्याओं के कितने मान संभव हैं, क्या आप बता सकते हो कितने मान संभव होंगे? एनीवन, कोई भी बता सकता है? 4। 4 मान 4 संभव है। सर। आपने 4 तो चिपका दी, पर एक बात तो मैंने और बताई थी आपको, वो आप भूल ही गए। 4 आपने निकाल दी, बहुत बढ़िया, लेकिन एक गलती आप कर गए हो। सर 2। 2 2 हो होंगे सर। जाएंगे, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है।
2 ही मान हो जाएंगे पॉसिबल। वो 2 रिजेक्ट क्यों होंगे जानने के लिए बने रहिए। देखिए हाँ, अब आपने देखा संख्याओं को, अगर एचसीएफ 17 है, एचसीएफ 2 संख्याओं का अगर 17 है केडी बाबू, तो आप संख्याओं को कह सकते हो कि x बराबर 17a और दूसरी संख्या y बराबर आप कह सकते हो 17b। अब आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये बात भी आपको पता है। x बराबर आपको पता चल गया कि 17a है और y बराबर आपको पता चल गया 17b है। एलसीएम की जगह कितना है 408 और एचसीएफ की जगह कितना है 17। पहली बार 17 से 17 खत्म हो गया, a इंटू बी 17 से अगर आप इसको काटेंगे 17 दूनी 34 और 6 बच जाएगा, 17 चौके 24 बार कट रहा है। ठीक है, अब आपको ये बात सोचनी है कि ए और बी के आप मान क्या क्या ले सकते हो। तो आपका दिमाग में आएगा पहला मैं 1 और 24 ले सकता हूँ, फिर क्या ले सकता हूँ 2 और 12 ले सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं सारे सोच लेता हूँ क्या क्या हो सकता है। 24 के ऐसी कौन सी संख्या है जिनको मैं गुणा करूँ, फिर रिजेक्ट तो हम बाद में करेंगे, पहले देख तो लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। 2 और 12, फिर आप क्या ले सकते हो 3 और 8, फिर आप क्या ले सकते हो 4 और 6, और कुछ ले सकते हो नहीं, यही 4 ले सकते हो। पक्का इतनी बात से सहमत हो कि यही 4 के अलावा कुछ और नहीं होगा। ये बात तय हो गई। आपके दिमाग में आ रहा होगा 24 एक ले सकते हैं उल्टा, 12 2 ले सकते हैं, 8 3 ले सकते हैं, 6 4 नहीं। मैंने बताया ना अभी, चाहे आप आपकी बीवी के बगल में खड़े या बीवी आपके बगल में खड़े, जोड़ा एक ही कहलाएगा। ठीक है, ऐसे 2 काउंटिंग नहीं होगी। अब बात ये आती, मैंने एक बात आपको बताई थी कि यहाँ पर देखो एचसीएफ अगर 17 है, एचसीएफ अगर 17 है तो मुझे बताओ 17 के अलावा क्या इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा। मतलब ए और बी मैंने बताया था को प्राइम होंगे, सहवाज संख्या होंगी। ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ आप ए और बी की वैल्यू बता रहे, ए को 24 में कुछ कॉमन है नहीं है, इसका मतलब ये वाला पेयर लिया जा सकता है। 2 और 12 के बीच में कॉमन है 2 12, इसका मतलब ये वाला पेयर रिजेक्ट हो गया। 3 और 8 के बीच में कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये वाला पेयर तो होगा। 4 और 6 के बीच में कॉमन है, इसलिए ये वाला भी रिजेक्ट हो गया। तो 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, एक 24 और 3 8। चाहो तो आप मान निकाल भी सकते हो, आप ए की जगह 1 रख दो, बी की जगह 24 रख दो, तो एक वैल्यू आ गई एक्स और वाई की। फिर आप ए की जगह 3 रख दो और बी की जगह 8 रख दो, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे बात को? हालांकि हमसे ये नहीं पूछा, हमसे तो ये पूछा कितने मान संभव है, तो हम यही से बता सकते हैं कि 2 हैं। अब वो क्या है वो तो निकाल सकते हो चाहो तो। क्या ये बात आप भली भांति समझ पाए? अगर आप समझ पाए तो आज का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा मैं खुद बोल रहा हूँ मैं खुद बोलूंगा सवाल को। देखो, 2 संख्याएं फिर से हैं, उनका एचसीएफ जो है महत्तम समावर्तक जो है वो 29 है और उनका एलसीएम मैं आपको दे रहा हूँ 4147। एलसीएम जो है वो कितना है 4147 है। और एक बात आपको लिखनी नहीं है, आपको दोनों एक कंडीशन आपको लिख लेनी है, इफ बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 29, दोनों संख्याएं 29 से बड़ी हैं। यदि दोनों संख्याएं 29 से बड़ी हैं, इफ बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 29, यदि दोनों संख्या 29 से बड़ी हैं, 29 से बड़ी हैं, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? देन फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर, देन फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, कंडीशन मैंने दे दी, दोनों 29 से बड़ी चाहिए आपको। तो क्या आप निकाल पाओगे? ठीक है, 1 मिनट से भी कम का वक्त है, अगर हो पाता है आंसर तो ठीक है, नहीं तो कल कंटिन्यू तो हम करेंगे ही। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और कल से क्लास निर्धारित समय पर ही होगी, कोई असुविधा आपको होगी नहीं।